सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार जी संगीता। जी जी आज क्या है तुम्हारी पोटली में? हमें लग रहा है बहुत ढेर सारी चीजें लेकर आई हो। जी बहुत सारी हैं। आज वर्ल्ड बॉयज डे है, रेल दिवस है और खगोल वैज्ञानिक जीसी अनुपमा जी से बातचीत हम सुनवाएंगे अपनी सखियों को, अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। और आज चूड़ियों की बातें होंगी, यानी चूड़ियां खनकेंगी जो हमारा सौंदर्य बढ़ाती हैं और हमारे बहुत सारे मनोभावों को प्रकट भी करती हैं, और वहीं हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, इसके बारे में बात करेंगे। और भाई नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन आजकल आप क्या खा पका रही हैं उसमें थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं ना। जी बिल्कुल है। और हम बताएंगे अपनी सखियों को कि व्रत में खासकर कि कुछ चीजें जो हैं वो कैसे बना सकती हैं, कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्रेन से सफर करेंगे क्या? बिल्कुल यात्रा कर लेते हैं। जी बिल्कुल सफर करेंगे। भाई देखो ऐसा है ना कि जो रेल 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई ठाणे के बीच चली थी यात्री गाड़ी, और केवल 14 डिब्बों वाली गाड़ी को 21 तोपों की सलामी दी गई और इसमें 400 यात्रियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन आज हम देखो कहां से कहां पहुंच गए, है ना। और आज हमारा भारतीय रेल नेटवर्क अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो 65,000 किलोमीटर लंबा है, जो कई राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और वैसे 8 मई रेल स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक तो है। और इसमें जो यात्रियों ने यात्रा की थी जो पहले दिन, जिसकी हम बात कर रहे हैं 16 अप्रैल सन 1853 में, इसे 3 लोकोमोटिव सिंधु, साहिब और सुल्तान ने खींचा था। जी जी ये बड़ी ऐतिहासिक बात जी जी। और जिन्होंने सफर किया होगा उनका ये पहला सफर होगा, तो उन्हें किस तरह की खुशी होगी। जी उन्होंने भी बिल्कुल इतिहास रच दिया और इस समय के बड़े साक्षी बन गए। तो भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में सन 1832 में लाया गया और भारत की पहली मालवाहक ट्रेन के रूप में 1837 में मद्रास में ही ट्रेन लाल पहाड़ियों से चिंताद्रिपेट पुल तक ये ट्रेन चली। और इसे आर्थर कॉटन कह सकते हैं। इन्होंने सड़क निर्माण के लिए, ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया था इसे। इसमें विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव प्रयोग किया गया था, यानी ये इंजन प्रयोग किया गया था। और 1845 में गोदावरी बांध निर्माण, रेलवे को गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति करने के लिए उपयोग में लाया गया। और जैसा कि आपने बताया कि 8 मई 1845 में मद्रास रेलवे की स्थापना की गई और इसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना भी की गई। और 1 अगस्त 1849 के ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे की स्थापना की गई और 51 में रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे बनाया गया। और 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी काम करती थी और इसकी स्थापना की गई। और वहीं 1850 में हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम किया गया, या यूं कहे कि शुरू किया गया। और इसी के बाद 53 में बहुत ही मामूली शुरुआत से पहली प्रवासी ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तक पहुंची थी, जो अब एक विशाल नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। और भारत में रेल मंत्रालय रेल परिवहन विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है रेल मंत्रालय, और ये नीतियों का निर्माण करता है और रेल प्रणाली के कार्य प्रचलन की भी देखरेख करते हैं। जी। और इसे 1951 में राष्ट्रीयकृत किया गया। काफ़ी बदलाव भी आए हैं आजकल, तकनीकी और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से। रेलगाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रेलवे ट्रैक के निर्माण, वातानुकूलित रेल, शौचालय की सुविधा, रेल में किफ़ायती ईंधन का इस्तेमाल, कम कार्बन उत्सर्जन, सिग्नल सिस्टम मॉडर्न जो आजकल हम देखते हैं, और विश्वसनीय सुरक्षा भी, जैसे कि सुरक्षा भी बहुत है बढ़ाई गई है। प्रदूषण रहित यात्रा, दुर्घटना न हो पाए ऐसी तकनीक का उपयोग भी किया जाता है आजकल। मेट्रो रेल सुविधा भी आजकल है। ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन भी आप करवा सकते हैं और लोकल के भी टिकट मिल जाते हैं। लंबी दूरी की रेल में पेंट्री कार की सुविधा, मतलब खाने की भी सुविधा है। और जो
इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं कोच, वो भी, उसकी भी सुविधा है। और अब तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। जी बिल्कुल, संभावनाएं हैं और परियोजना है जो कई शहरों में चल रही है और काम भी इस पर चल रहा है। तो कम दूरी वाली ट्रेनें भी बहुत सारी हैं जो चल रही हैं और चलने वाली, यानी कि हमारी पूरी यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। संगीता देखो कितना मतलब सुविधाजनक तो हो ही गया। हाँ। इतने विकास की ही इस गति में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अब बिना हमें प्लेटफॉर्म पर जाए सारी तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं। टिकट हम खरीद सकते हैं, यहीं कैंसिल कर सकते हैं, सारी समय सारिणी देख लेते हैं। हम चाहें तो अपना गंतव्य स्थान बदल लेते हैं, जहां से हमें चढ़ना है वो स्थान भी हम वहां से बदल लेते हैं। हमें एक एक पल की जानकारी हो जाती है। ट्रेन कितने बजे लेट चल रही है, करंट जो ट्रेन चल रही है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य यात्रा कर रहा है और अगर वो ट्रेन लेट है तो हमें वो भी घर बैठे बैठे जानकारी मिल जाती है ना। और जो इंटरकनेक्टेड कोच की मैंने बात की, वो भी एक है कि कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग बड़ी तेजी में चलते हैं लेकिन फिर भी ट्रेन के छूटने का थोड़ा धीरे धीरे से ये होता है। तो अगर आपको कोई और भी कंपार्टमेंट मिल गया है तो आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक आसानी से चले जाते हैं। या आप बहुत सारे लोग एक साथ, सदस्य परिवार के या मित्र एक साथ यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग कोच में आप को जगह मिली है, तो आप अंदर अंदर उसमें बड़े दौड़ लगा के इधर से उधर नाश्ता पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये भी चलता रहता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, बहुत परिवर्तन आया है। और फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि अभी और परिवर्तन आएगा। फिलहाल आप उम्मीद रखिए, लेकिन हम आपकी उम्मीद से भी बढ़िया गीत सुनवा देते हैं। कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर तो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। कहना
गलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। जी, रेल का सफर तो मजा आया जी, बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ आवाज का सफर भी होता है। आवाज का सफर नहीं, उससे पहले जो ये रेल वाली जो बात है, रेल का सफर बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं जो हम लोग घर में बच्चे जो हम लोग एक दूसरे का कपड़ा पीछे से पकड़ के और छुक 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 ट्रेन चलाते थे, वो एक खेल बहुत मजेदार होता है। उससे जुड़ी हुई कितनी सारी पहेलियां बहुत सारी हैं रेल से जुड़ी हुई, है ना। और एक के पीछे एक लाइन लगाकर छुक छुक करके चलते तो थे। साथ ही साथ देखिए, अगर कोई डिब्बे वाली चीज आ जाती थी, जैसे साबुन वगैरह बहुत सारा आ गया, तो उसकी रेलगाड़ी बनने लगी, फिर वो लंबी कतार में जाने लगे। तो बिल्कुल। और उसके साथ साथ रेल का जो विकास हुआ, उसमें ध्वनियां जो अलग अलग होती थी, जो भाप वाला इंजन होता था उसकी बिल्कुल अलग आवाज होती थी। और कुछ लोग तो बड़े मजे से अपने मुंह पर ऐसे हाथ रख के और चलाते थे, मतलब सीटी भी बजा देते थे, और कैसे वो प्लेटफॉर्म पर रुकती थी, वो सारी ध्वनियों से वो प्रभाव करते थे, लगता था घर में ही ट्रेन चल रही है। तो जो रुकते भी थे एक जगह। हाँ, फिर ये होता था एक सवारी उतर जाओ, तो फिर वो डिब्बा बेचारा जो बच्चा होता था उसको निकलना पड़ता था। तो कभी कभी जब अपनी पारी आती थी तो बड़ा दुख होता था कि अरे अब हमें निकलना पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके के खेल। लेकिन ध्वनियों की जो हम बात करें, बाद में अलग अलग लोकोमोटिव आए या जैसे इलेक्ट्रिक इंजन आए, तो सबकी ध्वनियां अलग हैं। तो ध्वनियों का हमारी जिंदगी में बहुत खास प्रभाव है ना जी। तो आज वैसे वर्ल्ड वॉइस डे है, यानी ध्वनि दिवस कह सकते हैं इसको। और इसको आज ही के दिन मनाया जाता है। और इसलिए कि आवाज की जो एक आवाज से जो एक पर्यावरण या वातावरण कहते हैं कि निर्मित होता है, वो बड़ा जरूरी है। और आजकल ऐसा भी देखा गया है रेणु जी कि बहुत सारे लोग आवाज की दुनिया में आना भी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बात कहने में बड़ा हिचकते भी हैं, जिन्हें कि लगता है कि नहीं ये सही है कि नहीं, या किस पिच में बोलना चाहिए कि। तो आज का दिन इसीलिए भी मनाया जाता है कि हम आवाज का महत्व है उसे हम समझ सकें और अपनी आवाज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर अच्छी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए कहा गया है बी काइंड विथ योर वॉइस, यानी कि अपनी आवाज के साथ थोड़ा मुलायमियत रखिए, या यूं कह दीजिए कि समझिए उसके महत्व को। तो जाहिर है कि आप मुलायमियत रखेंगे। और बातों से वैसे भी कहते हैं कि आवाज तो है ही महत्वपूर्ण, तो वही बात हम जब किसी मुलायम बड़े विनम्र तरीके से, यानी कि अगर आपके आवाज में मुलायमियत है तो वो बात मुलायम हो जाती है, बड़ी विनम्र हो जाती है, शालीन हो जाती है, सरल हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी को अंदर आ जाओ, मतलब आपने सिर्फ अपनी आवाज बदली तो उसका पूरा मायने बदल जाता है ना। जी। और जब कवि अपनी कविता लिखते हैं या कोई भी अपनी रचना सुनाते हैं या गजल लिखी जाती है या नज्म लिखी जाती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गीतकार पहले तो ये सोचते होंगे कि जब ये नज्म गाई जाएगी तो कितनी मुलायमियत से गाई जाएगी और कितनी खूबसूरत लगेगी। और यहाँ तक वो ये भी सोच लेते हैं रेणु जी कि ये आवाज कौन सी आवाज होनी चाहिए और किस तरह की आवाज इस नज्म पर, इस गजल पर या इस गीत पर या इस कविता पर चल पाएगी। मतलब सबसे अच्छी होगी, एप्रोप्रिएट होगी, या सबसे ज्यादा उसको सूट करेगी जी। और आवाज की बात करते हैं तो जाहिर है कि अब आपके सामने ही है कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हों, आशा जी हों, इन लोगों की आवाज की ही तो कशिश है। वही गीत कोई और गा दे और ये गा दे तो देखिए कितना फर्क आ जाता है ना। लेकिन ये जो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, कुछ जगह ये एक हफ्ते मनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे, वहीं इसको एक महीने तक कुछ लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और इसकी हर बार थीम भी होती है। इस बार थीम है वन वर्ड मेनी वॉइस। तो एक पूरी विश्व है और उसमें बहुत सारी आवाजें हैं।
तो इन सारी आवाज का एक अपना अलग महत्व है, अपना मकाम है, उसको समझना होगा और अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना होगा, है ना? जी। और इसी तरह से आवाजों का अलग अलग उपयोग जो है वो फिल्मों पे भी किया गया है। जैसे कई बार हम कठपुतली की बात करते हैं, या कई बार हम एनिमेशन जो देखते हैं फिल्में, छोटे बच्चों की फिल्में, उनमें भी अलग अलग तरह की आवाजें निकाली जाती। कई बार हमने भी जो इंटरव्यूज सुनाए हैं अपने श्रोताओं को रेणु जी, उसमें वो डोनाल्ड डक की आवाज जो निकाला करते थे, उनकी बात भी हमने सुनवाई थी। तो आवाजों का अलग अलग मर्म होता है और आवाजें अगर बहुत अच्छी हो तो कानों में हमेशा के लिए गूंजती हैं। जैसे कि देखिए गीत हैं कितने सुरीले हैं जो हमेशा हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। गीत हो या उनके साथ बजने वाले बहुत सारे वाद्य यंत्र हो। और भाई फिर अगर आवाज की बात हो तो विविध भारती से आपका जो जुड़ाव है वो सिर्फ आवाज के माध्यम ही से ही तो है ना? जी बिल्कुल। तो मन का रेडियो बिल्कुल बजने दीजिए। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। क्या खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे, उस पे रोना तू छोड़ दे, बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, मन का रेडियो बजने दे जरा,
गम को भूल कर जी ले तू जरा। जीने के लिए बाकी चीजें तो हैं, कभी कभी बहुत गम हो तो पता है क्या, कुछ बढ़िया बढ़िया खा लो तो बड़ा मन खुश हो जाता है हमारा तो। जी, और आज रेसिपी हम बताने वाले हैं और व्रत का समय भी चल रहा है। हाँ। जी, नवरात्रि का समय है तो हमारी सखियां व्रत भी करें और साथ में अच्छी अच्छी चीजें भी बनाएं तो खाने में मजा भी आएगा। हाँ, और व्रत का मजा भी चाहिए। बताओ जरा, ये नहीं कि एक ही नहीं कि फलाहार का मतलब होता है फल खाने का, लेकिन नहीं जी, चलिए हम उससे ज्यादा चिंता रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा चिंता करते हैं जिस समय व्रत होता है जी। क्या खाएंगे? अरे व्रत खाने के लिए नहीं होता, उपवास करने के लिए होता है। लेकिन अब हम उस पटरी पर चल चुके हैं तो बताना पड़ेगा। सिंघाड़े का जो आटा है तो सिंघाड़ा भी तो फल ही है, रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। चलो ठीक है, बताओ संगीता जी। तो उसके आटे की यानी सिंघाड़े के आटे की कचौरी कह सकते हैं। अच्छा। कि हमारी सखियां बना सकती हैं और इसे आलू की बहुत ही सादी सी सब्जी जो बताएंगे उसके साथ अच्छे से खा सकती हैं। तो सामग्री वैसे तो 1 पाव सिंघाड़े का आटा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा भी ले सकते हैं और अपने परिवार के हिसाब से देख लें आप, से ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसके साथ 4-5 उबले हुए आलू ले लें, जो बहुत ज्यादा उबले हुए ना हो, क्योंकि बाद में जब कचौड़ी तली जाएगी तो उसके साथ भी वो तलेंगे तो वो थोड़े से पक जाएंगे। अच्छा। सेंधा नमक अंदाज से ले लें, क्योंकि नमक तो सेंधा नमक तो खाती होंगी जो सखियां जी, और जो नहीं खाते होंगे वो न ले, वो सादा भी बना सकते हैं। तो तलने के लिए घी ले लें, बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप तेल लेंगे तो उससे खुशबू में बड़ा फर्क हो जाता है। और सिंघाड़े के आटे में अंदाज से सेंधा नमक आप मिला दीजिए, बिना पानी के इसको मिलाइए और फिर छिले हुए जो उबले आलू हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा हाथ से तोड़कर मिक्स करते जाइए। अच्छा। पूरी तरह से उसको मतलब कहते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है। जैसे कुछ सखियां हमारी क्या करती हैं कि उसको कद्दूकस कर देती हैं आलू को, तो वैसा अगर करेंगी तो वो क्रिस्प नहीं आएगा, मतलब वो मुलायम नहीं आएगा, मुलायम हो जाएगी। तो अगर उसको कुरकुरा रखना है तो फोड़े उसको, बहुत पीस ना दे, अच्छी तरीके से जी मिक्स करें और फिर आटे में उसको मिक्स करें सेंधा नमक के साथ में, और हाथ से ही आलू को तोड़ें तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें जा रहे हैं तो उसमें परेशान ना हो, उससे अच्छी तरह से मिलाएं। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और आलू से जो पानी बनेगा या जो सिंघाड़े के आटे से जो पानी निकलेगा उसी से इसे सानना है। और मिलाने के बाद आप एक किनारे से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के उसको मिलाइए और हाथ में पानी लगाकर इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियां बना लीजिए। अच्छा। देखिए कि बीच में थोड़ा सा दबा दीजिए ठीक से, ताकि वो अच्छी तरह से सिक जाए। जब उसको आप आंच पर डालेंगे तो धीमी, मतलब कढ़ाई में घी में डालेंगे तब? हाँ, घी में डालेंगे तो मीडियम आंच पर घी को गर्म कर लें, और आप देखें कि अगर गर्म हो गया है तो फिर कढ़ाई गैस की फ्लेम को धीमी कर दें और तब उसमें ये कचौरियां डालें, क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा होता है तो ये जलता बहुत तेज है। यानी रंग उसका लाल बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको धीमी धीमी आंच पर सेके ताकि अंदर तक वो सिक जाए अच्छी तरह से। यही चीज हम कूटू के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से बना सकते हैं। और आलू की जगह हमारी सखियां चाहें तो उबली हुई अरवी या घुइयां जिसको बोलते हैं वो भी मिला सकते हैं, उससे भी बहुत कुरकुरी पूड़ियां बनती हैं जी। और अच्छा। इस तरह से बना सकते हैं आराम से। और उसके बाद पूड़ियां बना लें और उसके बाद सब्जी बताएंगी संगीता। और अगर सिंघाड़े के आटे की अगर ये कचौड़ियां बना रही हैं तो अगर इसमें आलू न मिलाया जाए तो ये थोड़ी सी कड़ी बनाता है, रूखापन सा नजर आता है। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं कि इसमें आप उसकी जगह अरवी की भी उबली हुई अरवी भी मिला सकते हैं। और हरी धनिया अगर कटी हुई है तो भी आलू के साथ आप मिला सकते हैं, या करी पत्ता मिला सकते हैं, तो उससे कचौड़ी का टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। और इसके साथ बिल्कुल सादी सी आलू की सब्जी भी आप बना सकते हैं जो कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। तो कुछ आलू उबाल लें और उन्हें उसी तरह से फोड़ लें। ये देखें कि ये आलू बिल्कुल कड़े ना रहें, ताकि ये जब सब्जी बनाएं तो उसमें आलू जो अच्छी तरह से उबले हुए हैं वो मिल जाएंगे, तो रसा उसका जो होता है, जो करी होती है, वो गाढ़ी हो जाती है। कढ़ाई में घी डालें अंदाज से जितना आपको पसंद है और उसमें पहले थोड़ा सा जीरा डाल दें, और जब जीरा चटक जाए तो आधे केजी जो अंदाज से अगर आपने आलू लिया है तो उबले हुए वो आलू ले लें। 1 कटोरी हरी धनिया कटी हुई ले लें और 3 बड़े टमाटर काट लें, और छोटी जो हरी मिर्च है 2-3 जितनी भी अंदाज से लेनी है, तो टमाटर, धनिया, हरी मिर्च ये आप काट लें और गरम घी में
जीरे के चटकने के बाद इसे डाल दें। चाहे तो आप थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। हींग लेकिन अगर आप उपवास में नहीं इस्तेमाल करते हैं तो नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही हरी धनिया भी आपके लिए ऐच्छिक है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। हाँ, और फिर उसमें सेंधा नमक भी मिला लीजिए और इन मसालों को यानी टमाटर, धनिया और इनको सबको भून लीजिए अच्छे से। और भूनने के बाद आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसके बाद जब आप आलू डालेंगे तो बहुत ज्यादा उसको न भूने मसाला। हाँ बिल्कुल, आलू डाल के तुरंत उसमें पानी डाल दें, तुरंत रसा लगा दें। तो बहुत ही बढ़िया उसकी करी बनती है। और उसे कम से कम 10 मिनट तक तो उबालें, अच्छे से उबालें, तेज आंच में उबालें और फिर ढक के थोड़ी देर रख दें उसको। और इसके संग थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन करके एक और बता सकते हैं रसेदार सब्जी, यानी कि जैसे इन्होंने बताया वहां तक बिल्कुल सही, मतलब वहां तक कि आपको वही फॉलो करना है। यानी घी में आपने जीरा डाला, हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद आप आलू डाल दीजिए वहीं पर। और उसके बाद थोड़ा सा उसको भून के तब उसमें पानी मिला लीजिए खूब अच्छी तरीके से। और पानी मिलाने के बाद उसमें एक छोटी सी कटोरी में ये जो सिंघाड़े का आटा है उस 1 चम्मच, चाय का चम्मच है, उतना पानी में, ठंडे पानी में घोलकर और आप उस रसे में मिला दीजिए तो थोड़ा गाढ़ापन आएगा। और खटाई के लिए इमली अगर डालेंगी तो आपको उसका स्वाद बिल्कुल अलग मिलेगा और बिल्कुल अलग फ्लेवर आपको मिलेगा। और उसमें इमली डाल दीजिए और इसको खूब अच्छे से उबलने दीजिए काफी देर तक। और थोड़ा ज्यादा गाढ़ापन आपको तब भी चाहिए तो आप थोड़ा सा और कुटू या सिंघाड़ा जो भी आटा आप प्रयोग में ला रही हैं वो थोड़ा सा और मिला दीजिए। हल्का गाढ़ा हो, कढ़ी जैसा नहीं, लेकिन हल्का गाढ़ा कर लें उसको और फिर देखिए आप उसका खाएं। वैसे जो कचौरी हम लोगों ने बताई थी वो अगर आप सात्विक तरीके से रहना चाहते हैं तो दही से भी खा सकती हैं। जरूरी नहीं है सब्जी बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वाह भाई, संगीता कहाँ कहाँ कैसे ढूंढ कर लाती हैं ये गीत, बड़े मीठे मीठे, मजा आ गया जी। तो भाई ऐसा है कि संगीता तो बहुत ढूंढ के लाई हैं, वहीं हम भी कुछ ढूंढ कर लाए हैं। हमने आज जैसे सखी विशेष में हम वैज्ञानिक सखियों से मुलाकात करवाते हैं, और हमने वादा किया था ना संगीता जी बिल्कुल कि हम लोग बातचीत अब उनके बारे में ना बताकर खुद उनसे बातचीत करवाएंगे। तो आज जीसी अनुपमा से हम बातचीत कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सखियों नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर GC अनुपमा से, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई हैं और देश में प्रोफेशनल खगोल वैज्ञानिकों की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। साथ ही साथ वर्तमान में वे बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की डीन हैं और वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या करती हैं और कितनी चुनौतियां हैं उनके कार्यक्षेत्र में। अनुपमा जी, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो मुझे खुशी हो रही है आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। और ये जो आपका क्षेत्र है एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, ये कुछ अलग सा है। आप स्वयं बताइए कि आपके इस कार्य क्षेत्र में कितनी चुनौतियां हैं? यहाँ पर तो काफी चुनौतियां हैं, मगर मेरे ख्याल से ऐसे चुनौतियां सभी रिसर्च फील्ड में होती है, मगर यहाँ पर स्पेसिफिक की हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना, तो रात को करते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि लड़कियों को इसमें नहीं होना चाहिए करके। तो घर में कभी कभी ये होता है कि ऑब्जर्वेशंस के लिए रात भर जागना पड़ेगा, और हमारे ऑब्जर्वेटरीज जो होते हैं काफी रिमोट जगह में ही होते हैं। जी जी। तो वहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा, ज्यादा लोग नहीं होंगे, जैसे फॉरेस्ट में या एक माउंटेन में अकेले होंगे हम। सिर्फ वहाँ पर स्टाफ जो है, और वो भी ज्यादा नहीं होंगे। एक महिला होने के नाते ये सारी चुनौतियां तो हैं ही कि वहाँ जाना है, रात भर रहना है, रिमोट इलाके में जाना है, जैसा कि आप बता रही थी। लेकिन फिर भी अगर इच्छा शक्ति है और इंटरेस्ट की जो बात है, अगर वो है, तो इस क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ रही हैं। और अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में ज्यादातर महिलाएं हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे जब मैं वहाँ स्टूडेंट होके रिसर्च के लिए ज्वाइन किया जी, तब मेरी सीनियर्स थे वहाँ पर 3 या 4 लोग जो महिलाएं थे, और काफी सालों से वहाँ जाके ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, ऑब्जर्वेटरी जाके। तो ऐसे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है जी। तो आपने जैसे बोला कि डिफिकल्टीज है, मगर इंटरेस्ट के वजह से हम लोग करते हैं, और बहुत सारे महिलाएं हैं। अनुपमा जी, आपने जब शुरुआत की, मतलब आपने जब इस क्षेत्र में आने का सोचा, तो उस समय काफी कम महिलाएं इस ओर अग्रसर थी, मतलब इस क्षेत्र में आना चाह रही थी। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ करना है या खगोल वैज्ञानिक बनना है? एक्चुअली बोलो तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे खगोल विज्ञानी बनना है करके जी, मुझे तो रिसर्च करना था। तो जब मैं MSc में फिजिक्स किया, तो मेरे मन में तो फिजिक्स में रिसर्च करना था। और उसी वक्त जब MSc खत्म किया, तो उसी वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का एडवर्टाइजमेंट आया था PhD पोजीशन के लिए जी। तो मैंने अप्लाई किया, क्योंकि MSc में थोड़ा कुछ पढ़ चुकी थी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जी, और इंटरेस्ट भी था। तो मिल गया तो ज्वाइन कर ली, और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, आप अपने निर्णय से खुश हैं। तो अनुपमा जी, जो यंग जनरेशन है, खासकर महिलाएं जो हैं, अगर वो इस क्षेत्र को चुनती हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगी? मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप जरूर इस क्षेत्र में आइए, जरूर आइए। तो इसमें हिचकिचाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड, एंड इट इज डेफिनेटली अ फील्ड दैट यू शुड परस्यू। अनुपमा जी, आप इस वक्त किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? क्या आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी? हाँ जरूर। अभी मैं सुपरनोवा करके ऑब्जेक्ट है, तारे हैं जी, इनके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। तो ये सुपरनोवा जो है, ये एक तारा जो हमारे सूर्य से 100 टाइम्स मोर मैसिव है, उससे ज्यादा भारी है जी। तो इन जैसे तारों का अंतिम क्षण, अच्छा, वो कब खत्म होंगे?
हाँ, वो जब खत्म होते हैं ना तो एक एक्सप्लोजन में खत्म होते हैं, तो इसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो जब ये एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ही ब्राइट हो जाता है ये, तो उसको हम स्टडी करके उन जो फिजिक्स है उसमें उसका शोधन। तो ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं रिसर्च कर रही हूँ। और इसके अलावा 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में मैं अभी काम कर रही हूँ जी। तो एक है जिसका एक्रोनिम है ग्रोथ, GROWTH करके जी। तो इस प्रोजेक्ट में हम जो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ट्रांजिएंट्स बोलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि रोज देखे तो कुछ नहीं दिखाई देते, मगर कभी कभी आ जाते हैं ये। अच्छा। जैसे ये सुपरनोवा मैंने पहले बोला ना, तो वो भी ऐसे ही ट्रांसेंड्स है, क्योंकि जिस स्टार सुपरनोवा हो जाएगा उसका हमें पहले ज्ञान नहीं होगा, और किस गैलेक्सी में होगा ये भी हमें ज्ञान नहीं होगा जी। तो हम इस सर्वे करते हैं, ऑल स्काई सर्वे जब करते हैं तो ये जैसे ऑब्जेक्ट्स दिखा देते हैं, और उसके बाद हम फॉलो अप करके शोधन करते हैं। इसके लिए एक ग्लोबल नेटवर्क है, और ये ग्रोथ प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो ये है एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में हमारे इंडिया साइड में हमें फंड्स मिला एक टेलीस्कोप हानले में सेटअप करने के लिए। छोटा सा है मगर पावरफुल है, तो 2 साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जी मैम। और एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है ये हम नेशनली इन्वॉल्व हैं, और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 30 मीटर टेलीस्कोप बनाने के लिए जी, जो TMT प्रोजेक्ट की जो बात है, प्रोजेक्ट है वही TMT प्रोजेक्ट। तो इसमें मेरा रोल ये है कि TMT टेलीस्कोप जो है इसका प्राइमरी मिरर जो 30 मीटर डायमीटर साइज का है जी, वो एक ही मिरर, सिंगल मिरर, उसमें 494 सेगमेंट्स है। तो इन सेगमेंट्स में अबाउट 8 सेगमेंट्स हम भारत में बना रहे हैं। तो इसके लिए IIA में एक नया फैसिलिटी बनवाया है हमने, तो वहाँ पर ये बनेंगे। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ये इस इंडिया TMT प्रोजेक्ट में। अनुपमा जी, कुछ साल पहले लेह में हिमालय टेलीस्कोप के डिजाइन और स्थापना का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी आपने काम किया था। तो लेह टेलीस्कोप जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर अकेला टेलीस्कोप है, तो उस प्रोजेक्ट में काम करते समय आपका अनुभव क्या रहा? उसका अनुभव तो काफी दिलचस्प था। उसी अनुभव से मैं बाद में ये TMT टेलीस्कोप में भी काम करने के लिए अनुभव मिला है। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा रोल ये था, ये लेह टेलीस्कोप में मेरा रोल ये था कि ये टेलीस्कोप इंस्टॉल होने के बाद उसका कमिश्निंग होना चाहिए। तो उस वक्त हम टेस्ट करते हैं कि जब हमने डिजाइन किया था जी, जो पैरामीटर्स थे वो बनने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद वो पैरामीटर सभी मीट हो रहे कि नहीं। तो इसका हम साइंस कमिश्निंग एंड साइंस वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें मैं इंचार्ज थी उसके लिए, साइंस वेरिफिकेशन के लिए। और उस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन और इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग उसमें भी मेरी इन्वॉल्वमेंट थी। मैम, साल 2001 में आपको CV रमन यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कि कैसा लगा था आपको? बहुत ही खुशी हुई। एक रिकग्निशन है जो हम करते हैं, तो बहुत खुश हुई। आपका फील्ड ना इतना चैलेंजिंग है, हर दिन एक कुछ नया, कहते हैं एक नया कुछ एक्साइटमेंट रहता है कि आज ये आज वो। तो अपने पूरे करियर के दौरान आपको मतलब क्या खास याद है कि इस दिन ये हुआ था जो अभी तक आपके कहते हैं ना जहन में है? अच्छा, समथिंग वेरी मच एक्साइटिंग। तो व्हाट आई कैन से इज दैट जो मैं काम करती हूँ वो तो एक्साइटिंग है जी, मगर पहली बार जब मैं ऑब्जर्वेशंस के लिए गई और वो क्लियर स्काई जब देखी वहां पर, दैट एक्साइटमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। और मैं जब थीसिस करना शुरू किया तो मैंने एक तमिलनाडु में जो ऑब्जर्वेटरी है, वेनुगोपा ऑब्जर्वेटरी, वहां से काम किया। और बाद में जब लद्दाख का ऑब्जर्वेटरी बन गया
जी। तो पहली बार जब मैं गई वहां पर, वो एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और उसके बाद जब भी हो सकता है मैं जाती हूँ वहां लद्दाख। तो इसको जो बोलते हैं ना कि कॉल ऑफ द माउंटेन्स। जी जी जी। वहां लद्दाख जाने के बाद मुझे वो पता चला, द स्काई इन लद्दाख इज ब्यूटीफुल। अगर आपने एक बार वहां देख लिया ना तो यू नेवर फॉरगेट इट। अनुपमा जी, इतनी सारी बातें आपसे की, आपने अपना कीमती समय विविध भारती को दिया, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन चलते चलते ये जरूर जानना चाहेंगे हम कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी का आप इस क्षेत्र में कितना योगदान देखती हैं, वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी? इस फील्ड में हमें तो यंगर जनरेशन तो होना ही चाहिए। और ये फील्ड ऐसा है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। जो इस प्रोफेशन में है, जो इस प्रोफेशन में नहीं है, सब लोग इंटरेस्टेड हैं। और हम ये देख रहे हैं कि काफी लोग स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में है, बच्चे जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, वो काफी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। तो हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए इस फील्ड में, क्योंकि काफी तरक्की हो रही है। जैसे मैंने बताया कि 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व हैं, वैसे भी 2 और मेगा साइंस प्रोजेक्ट, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स में भारत इन्वॉल्व है। तो इसके लिए तो हमें चाहिए, साइंटिस्ट तो चाहिए इसमें। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिजिक्स के लोग नहीं, ये सब बनाने में हमें इंजीनियर्स भी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं वो सब आ सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। तो एक उज्जवल भविष्य की ओर इस क्षेत्र में हम अपने देश का कदम हम देख सकते हैं बढ़ते हुए। हाँ। अनुपमा जी, आपसे बात करके और आपने जो इतनी सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।
उड़ते समय लेकिन चूड़ियों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चूड़ियां जो है समय बेसमय खनक जाती हैं, है ना, चोरी से। और जब खनक जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है, कुछ लोगों का दिल टूट जाता है और कुछ लोगों के दिल की घंटी बजने लगती है कि अरे वो आ रही है, आ रही है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। और हमारी परंपरा में चूड़ियां जो है श्रृंगार की ऐसी चीज है जिसका कि इतिहास बहुत रोचक और बहुत पुराना है ना संगीता। 2600 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में भी एक नृत्य करती, जो बहुत सारी और भी चीजें मिली हैं, बैल है, ये है, और बहुत सारे बर्तन आदि मिले हैं, उसमें एक स्त्री के बाएं हाथ में चूड़ियां हैं और बहुत ढेर सारी चूड़ियां हैं। तो और कई और जगह पे इसके ऐसे ऐतिहासिक जो है वो मिलते हैं, पुरातात्विक क्षेत्रों से भी पूरा ये चीजें प्राप्त हुई हैं कि बहुत पुराने जमाने से चूड़ियों का प्रचलन रहा है। तो महुझरी इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य के तक्षशिला स्थित क्षेत्र से सोने और सीप की चूड़ियां जिसमें अलग अलग आकृति देखी गई हैं, है ना? जी, और यही वजह है शायद रेणु जी कि आज भी हम देखते हैं कि उस समय से जो डिजाइनें चलती चली आ रही थी उनमें और भी नई नई जुड़ती चली गई। जैसे सीप की बात है तो सीप जैसा अभी आपने बताया, तो सीप की चूड़ियां आज भी बहुत प्रचलन में हैं। तो जो पहले के समय जो समाज था वो लगभग सभी वर्ग की स्त्रियां जो थी वो चूड़ियों का इस्तेमाल करती थी, और आज भी ऐसा ही देखा जाता है। और अलग अलग धातुओं से बनी होती थी, सोना होता था, चांदी, जस्ता, कांच, लकड़ी की भी बनी हुई चूड़ियां होती थी। और धातुओं का जिस तरह से एक के बाद एक आविष्कार होता चला गया, जैसे पहले तो सोना और चांदी बहुत चलता था, लेकिन उसके बाद और भी धातु जितने आए उसकी चूड़ियां प्रचलन में आ गईं। और देखा जाता है कि जो सभी प्रांतों की जो स्त्रियां हैं उन्होंने जो आजकल चूड़ियां जिस हिसाब से वो धारण करती हैं, तो सारे प्रांतों की चूड़ियां होती तो किसी किसी की बड़ी खास हैं, लेकिन वो दूसरे प्रांतों तक भी पहुंच गई हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। और जैसे कि तुम बात कर रही हो बंगाल की, हाँ बिल्कुल, बंगाल की बात कर रहे हैं जी। वहाँ पोला और शाखा जिसको बोलते हैं, और उसमें सोने की चूड़ियां मिलाकर पहनते हैं जी। लेकिन पोला जो होता है वो तो जानते ही हैं सभी लोग कि हाथी दांत की चूड़ियां होती थी। अभी तो पता नहीं उतनी है कि नहीं, लेकिन हाँ मूल रूप से अगर देखा जाए तो हाथी दांत की। ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो वहां पर लाख की चूड़ियों का ज्यादा प्रचलन है। और लेकिन अलग अलग तरीके से भी चूड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, उसी में ब्रेसलेट भी जैसे आ गए, है ना, आजकल प्रचलन में है। और इसके साथ साथ शादी ब्याह की अगर हम बात करें तो कांच की चूड़ियां ज्यादा पहनी जाती हैं, कहीं लाल तो कहीं हरी तो कहीं पीली। कांच की चूड़ियों की खनक अलग ही तरीके की होती है और बहुत सारे नृत्य और गीतों को प्रभावित करती हैं। प्लेन जो शादी जो होती हैं जिनमें कामदार नहीं होती हैं उनका अलग स्थान है। उत्तर भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है और कहीं कहीं बहुत कामदार होती हैं, उसमें सुनहरा रुपहले रंग से कुछ कुछ नक्काशी की गई होती है। आजकल रबर की भी रंग बिरंगी चूड़ियां देखी जाती हैं, मीनाकारी चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, कांच जड़े होते हैं। राजस्थान मारवाड़ में ज्यादा ये देखने को मिलती हैं जी। और कुछ कुछ बाजार होते हैं जो खास चीजों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, चाहे तो वो विश्व प्रसिद्ध भी हो सकते हैं, भारत के अंदर भी प्रसिद्ध हैं। तो चूड़ियां जिस हिसाब से लोग पसंद करते हैं, लाट बाजार है एक हैदराबाद का, जो ये बड़ा ही खासा मार्केट है जो विश्व प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा यहाँ से चूड़ियां बना करती हैं। जरकन एक होता है, इसका उपयोग यहाँ के लाट बाजार की चूड़ियों में होता है, जो इसकी खासियत है। तो ये चमकता है ऐसे रेणु जी जैसे हीरा, हीरा जैसे चमकता है। और फिरोजाबाद जो उत्तर भारत में, वहाँ की तो चूड़ियां सभी जानते ही हैं और ज्यादातर वहाँ कांच की चूड़ियां बनती हैं। और भोपाल में अगर देखा जाए तो बांकुरा बाजार है जो पुराना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर वगैरह की चूड़ियां जिनमें कुंदन और लाख के ऊपर जो कुंदन, रंग बिरंगे लाख होते थे और उनके ऊपर जो कुंदन बिठा करके चिपका के बनाते हैं। और बहुत सारी चूड़ियां ऐसी भी होती हैं, जैसे गुजरात की बात आपने करी, तो उन चूड़ियों में देखिए कांच को बड़ी बारीकी से अलग अलग तरह से काटा जाता है और फिर उसको चिपका देते हैं जी। और ऐसे ही एक खास जगह पर एक चूड़ी बनती है, उसमें ये कांच की चूड़ियों के ऊपर लाख का एक कवर चढ़ाते हैं, एक परत चढ़ाते हैं और उसके ऊपर इस तरह से मीनाकारी जैसे करते हैं, जैसे लगता है वो लहरिया है। हालांकि उसको कोई लोग बादला बोलते हैं, कोई उसको लपेटा बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग रंग से एक लाइन उसकी तिरछी तिरछी बैगनी जाएगी, तो एक फिर सुनहरी या रुपहली जाएगी, फिर बैगनी जाएगी। ऐसे ही रानी रंग, लाल रंग और पीले रंग और बैगनी इतने खूबसूरत रंगों से सजाते हैं कि क्या बात है। जैसे लाल और हरी चूड़ियों को अगर आप मिला दें, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कामदार हो, तो लाल और हरी चूड़ियां जब मिल जाती हैं तो बड़ी सी लगती हैं। पीली और हरी चूड़ियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं। जी। और ये तो हो गई चूड़ियों की अलग अलग तरह की बात। और अलग अलग त्योहार के समय अलग अलग तरह की चूड़ियां पहनी जाती हैं।
अब कुछ कुछ चिपटी चूड़ियां भी आने लगी हैं। वैसे तो आमतौर पे गोल होती हैं ऊपर से, लेकिन उसमें चिपटापन भी आता है। कुछ चौकोर चूड़ियां भी बनती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। इसी तरह से क्षेत्र की हम जो बात करें तो ये तो राजस्थान हो गया, गुजरात हम लोगों ने बता दिया, या शीशे चिपका के जो होते हैं गोल, कहीं कहीं पोत छोटी छोटी चिपका के कंगन पे उसको भी सजा देते हैं चूड़ियों को। इसी तरह से पंजाब के क्षेत्र में चूड़ा पहना जाता है शादियों में, है ना? तो लाल रंग का पूरे हाथ भर के कोहनी तक में जी, लाल होता है और सफेद भी होता है, और उसमें नग भी बड़े सुंदर जड़े होते हैं, बहुत सुंदर जी। और इसकी खासियत भी तो सभी जानते हैं कि अलग अलग रंग होते हैं आजकल उसमें, लाल, गाढ़ा लाल, पूरा भूरे रंग के भी, हाँ रानी रंग, मतलब उसके भी अलग अलग शेड आने लगे हैं। और उसके साथ साथ उसके बीच बीच में जो सफेद रंग का वो लगाते हैं, वो अलग ढंग से अपनी अलग छटा बिखेरता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। वहीं पर जो ये जो नृत्य जो इसमें जो शादी की बात है, उसमें 1.25 महीने कहीं 1 साल तक पहनना होता है। फिर बेचारे बच्चे जो होते हैं उनका रंग अगर उतर जाता है तो उस पर फिर पेंट लगाते हैं और उसको उसकी रौनक बनाए रखते हैं। खास होती हैं जो जी, हाँ जी, और अलग अलग नाम से भी पुकारी जाती हैं चूड़ियाँ। जैसे अगर बात करें तो राजस्थान में जो चूड़ियाँ, ये कन्नड़ा में जो चूड़ियाँ हैं उन्हें बाले बोलते हैं। अच्छा। और नेपाल में इन्हें चूड़ा बोलते हैं, बंगाल में चूड़ी, और असमिया में खारू बोलते हैं, उड़िया में चूड़ी, तमिल में वालायल, और हिंदी में चूड़ी सभी जानते हैं, मराठी में बांगड़ी, और भी जो अलग अलग प्रांत हैं वहाँ अलग अलग नाम से चूड़ियों को भी पुकारते हैं। क्या बात है। तो ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन ये जो चूड़ियाँ जो होती हैं इसमें जो चौड़ी चौड़ी हमने कहा जैसे पोत से सजाते हैं, इसी तरह से राजस्थान में पूरा कंधे तक चूड़ी पहनते हैं, है ना? जिसको चूड़ा भी कहते हैं, या कुछ और नाम कहते हैं? नहीं, चूड़ी भी कहते हैं, चूड़ा भी कहते हैं। और पूरा कंधे तक पूरे हाथों को ढक लेते हैं, उससे यूं कह सकते हैं। पूरा आगे की आपकी कलाई से लेकर पूरा कंधे तक वो चली जाती हैं, और उसी माप से उनकी साइज भी बढ़ती जाती है। और अब तो उसमें अलग अलग गोल्डन पट्टी भी चिपका देते हैं। इसी तरह से अभी प्लास्टिक के ऊपर कहें या किसी और धातु पर या हाथी दांत के ऊपर सोने की चिपका के भी मिलती हैं, और वो सोने के भाव में मिलती हैं, जो कि कम पैसे में आप एक सोने की चूड़ी का भी एहसास आप ले सकते हैं। जी 1 ग्राम वाली कह सकते हैं। 1 ग्राम वाली भी, और उसके साथ साथ ये लाल रंग के या किसी उसके ऊपर उसको चढ़ाकर अलग ढंग से वो भी बहुत तरीके से चूड़ियों में परिवर्तन आया है। तो आप भी चूड़ियां पहने और खुश रहें, क्योंकि हमारे मनोभाव को प्रकट करती हैं चूड़ियां, और हमारे व्यक्तित्व को निखारते भी हैं। जी बिल्कुल। और भारत की जो महिलाएं हैं, जो सुहागिनें हैं, उनकी ये पसंदीदा जेवर कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न
कभी छूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी खन खन दिल की धड़कन है मेरा संगीत। सुनो जरा सोचो जरा नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मनमीत। लाजवाब बेमिसाल देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है तेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। भाई बहुत सारे हमारे दोस्त लोग फेसबुक के माध्यम से अलग अलग दिन यानी कि रेल दिवस और वर्ल्ड वॉइस डे की बधाई भेज रहे हैं, शुभकामना भेज रहे हैं ना। और एक शुभकामना हमारे एक श्रोता ने भेजी है कि आवाज की दुनिया में रेडियो ने भी अपनी पहचान बनाई है और आकाशवाणी उसका उदाहरण है। विविध भारती सेवा जिसके सभी उद्घोषक मित्रों की मधुर आवाज हमारे सभी श्रोता मित्रों के दिल पर छाई हुई है। विविध भारती सेवा परिवार को वर्ल्ड वॉइस डे पर शुभकामनाएं। तो आप सबको भी ढेर सारी शुभकामना है ना। और भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारा व्यक्तित्व, इस बारे में भाई हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन हमारे साथी जो लिखकर भेज रहे हैं हम जरूर साझा करना चाहेंगे। हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार सकारात्मक होना चाहिए, विचारों में परमार्थ की भावना होनी चाहिए। दरअसल अच्छे विचार, सकारात्मक विचार ही इंसान की वो पूंजी है जो उसकी सीरत को दर्शाती है। अच्छे चरित्रवान व्यक्ति ही समाज को अच्छी राह दिखाते हैं और ऐसे इंसान का व्यक्तित्व ही समाज के लिए उत्प्रेरक भी बनता है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही व्यक्ति का चरित्र उसका आईना होता है। आपकी सूरत अच्छी है और सीरत अच्छी नहीं, तब ऐसे व्यक्तित्व की समाज में इज्जत नहीं रहती। लेकिन आप भले ही बदसूरत हो, लेकिन आपकी सीरत अच्छी है तो आप उस खूबसूरत व्यक्ति से ज्यादा पूजनीय होंगे। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए उन विचारों को आप समाज हित, देश हित में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, तो इन्होंने गागर में सागर वाली बात करी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ पर आगे भी कभी बात करेंगे। जी, इसी के साथ सगी सहेली कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।